नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नीरज जैन। गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हैं और इसके साथ ही लेखक हैं। किताब लिखी इन्होंने द मिस्ट्री ऑफ नेवल, द साइंस ऑफ हेल्थ। और किताब क्यों लिखी है इस पर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की कि किस तरह नाभि आपकी सेहत की चाबी है, तो उससे जुड़ी कोई भी परेशानियां कैसे हल की जाएंगी, आज उसके उपाय पर बात होगी इस एपिसोड में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो कारण आपने पिछले एपिसोड में हमें सब बता दिए। आप बताइए नाभि ठीक कैसे करी जाए, कैसे लोगों को पता चलेगा कि नाभि खिसकती है। वो हमने पिछले एपिसोड में बताया। अब वो खिसकी नाभि को ठीक करने के क्या तरीके हैं? ये तरीके किसी विशेषज्ञ से ही सीखना अच्छा रहेगा। पुस्तक में इसका अच्छा विवरण है, थोड़ा बहुत आप कर भी सकते हैं स्वयं, लेकिन किसी विशेषज्ञ की निगरानी में अगर आप सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे और गलती भी नहीं करेंगे। तो लेकिन नाभि को ठीक करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि नाभि को जब भी ठीक करें तो सुबह के समय करें। अच्छा। हाँ, तो 11 बजे से पहले पहले खाली पेट होना चाहिए, और इससे पहले और भी ज़रूरी है कि पेट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जिनकी सुबह ही 11 बजे हो रही है, कोई बात नहीं, उनका 11 बजे कर देंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा, तभी उनकी नाभि भी आगे चल के ठीक रहेगी। लेकिन हाँ, आपका ठीक कहना ठीक है कि कई लोग नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, नाइट शिफ्ट्स करते हैं, तो हर एक तरह से हमको हर एक के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। और वैसे तो अगर इमरजेंसी हो तो हम शाम को 6 बजे भी कर देंगे। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, प्रायः अच्छा रहता है कि दिन के समय करें और पेट साफ़ होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए। तो पेट साफ़ करने के लिए अगर किसी का वैसे पेट साफ़ नहीं होता तो चूरन ले लें या कोई दवाई ले लें। तो अगर पेट साफ़ होगा तो नाभि को सेट करना ज़्यादा आसान रहता है। और उससे पहले हमें ये देखना है कि नाभि का विचलन कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो वो जैसे हमने बताया कि हाथ के परीक्षण करके, और भी तरीके होते हैं, लिटा के दोनों पैरों के अंगूठों को देखते हैं कि ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं। फिर एक धागा खींच के देखते हैं, माथे से नाक के ऊपर से गुजरता हुआ दोनों टोल्स के बीच में धागा जाता है। फिर उसमें देखते हैं कि नाभि उसके दाएं या बाएं तरफ तो नहीं आ रही है। तो नाभि का विचलन दाएं बाएं भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर घुटने मुड़वा के आपने नाभि का परीक्षण कर लिया कि वो कहाँ कहाँ किसकी भी है। अगर आपकी उंगलियां चारों तरफ बराबर ही दिख रही है, जैसे हमने नापने में देखा था, तो नाभि का विचलन चारों तरफ होगा। तो इसलिए पहले हमें नाभि ऊपर वाली ठीक करनी है, फिर दाएं वाली, फिर बाएं वाली, और फिर सबसे नीचे वाली। तो इस प्रक्रिया से अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि पहले नीचे से ठीक करें, नीचे वाली सबसे लास्ट में ठीक करते हैं। तो ये इसके स्टेप्स हैं। दूसरा ये भी ज़रूरी है कि जब हम नाभि ठीक कर रहे हैं तो मन बिल्कुल शांत हो, और जो स्थान है वहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, जिससे कि मन सारा ध्यान हमारा केंद्रित नाभि के आसपास ही हो रहा है कि अब हमें उसको ठीक करना है। डॉक्टर का तो शांत हो सकता है, मरीज का कैसे होगा? मरीज़ को डॉक्टर शांत करेगा, ये उसकी काबिलियत के ऊपर है। जी। तो सबसे पहले तो हम कुछ मैनिपुलेशंस को यूज़ करते हैं। तो मैनिपुलेशंस में जैसे कि एंकल को स्ट्रेच करना, नीज़ को बेंड करके हिप जॉइंट से उसको स्ट्रेच करना, ये सब चीज़ें पुस्तक में दे रखी हैं। फिर दोनों पैरों को क्रॉस करके उनको स्ट्रेच करना। तो फिर अपना जैसे हमने मर्म चिकित्सा वाले बताए थे, कुछ पॉइंट्स को दबाना, इन सब को करने से नाभि अपनी जगह आने लगती है। और एक और भी चीज़ कर सकते हैं कि नाभि को ठीक करने से पहले पेट को थोड़ा नरम करना ज़रूरी है। तो नरम करने के लिए अगर पेशेंट को हम उसकी पिंडलियाँ दबाएं, तो उल्टा लिटा के विश्राम अवस्था में कोई पैरों पे चल के उसकी पिंडलियों को दबा सकता है जांघ तक, एक पैर फिर दूसरा पैर, फिर सामने से भी कर सकता है। तो उन सब से पेट थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो नाभि को ठीक करने में आसानी मिलती है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किसकी नाभि कितने समय से बिगड़ी हुई है, तो उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आपने उसकी कठोरता कम कर दी तो नाभि जल्दी अपनी जगह पे सेट हो सकती है। और उसके बाद फिर कुछ आसन होते हैं जिनको करने से भी नाभि ठीक होती है। तो उत्तान पाद आसन या नौका आसन में सिर और पैर दोनों उठाना, उससे ऊपर की नाभि भी ठीक होती है पहले। फिर हमने जो है कहा था हमने दाएं तरफ की नाभि ठीक करनी है, तो उसके लिए भी कुछ उपाय ऐसे ही करने पड़ते हैं कि दाएं पैर को घुटने की तरफ से मोड़ के साइड में लिटा दें और फिर जांघ को दबाएं। तो जांघ में एक नस या मसल होता है, मरकट आसन की जैसे, मरकट आसन की तरह से। तो उसमें जो है वो नस या जो मसल है वो बहुत हार्ड होता है, उसको दबाने से दाएं तरफ की नाभि ठीक होती है। ऐसे ही फिर बाएं तरफ की कर सकते हैं हम। और फिर लास्ट में फिर दोनों पैरों को उठाना, या शीश अंगुष्ठ पाद चौष्य आसन, जिसमें बच्चे जैसे अंगूठा चूसता है, वो वाला आसन करने से नाभि नीचे की भी ठीक हो जाती है, पैर का अंगूठा। तो पहले दायां पैर, फिर बायां पैर, फिर दोनों पैर एक साथ। तो ये आसन करने से
नाभि जो है चारों तरफ से सेट होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आसन और भी बहुत सारे हैं जिससे कि नाभि को हम ठीक कर सकते हैं, और उन आसनों को करने से जैसे जैसे नाभि ठीक होती जाएगी और वही आसन जब हम रोज़ करेंगे तो नाभि अपनी जगह आके स्थिर होना शुरू हो जाएगी। ये सब लेकिन YouTube देख के नहीं करा जाएगा, मुश्किल है, किसी थोड़ा मुश्किल है, ट्रेनर की निगरानी में होना चाहिए तो और भी अच्छा रहता है। एक दफ़े आपको फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके ऊपर मिल जाएगी तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। वो जो स्ट्रेचिंग वगैरह ऐसे सामान्य योग का या डेली एक्सरसाइज का हिस्सा होते हैं, उससे भी मदद मिलती है? बहुत मदद मिलती है, वो करना चाहिए। प्राणायाम भी करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया भी जो है नाभि को ठीक करने में बहुत कारगर है। तो ध्यान है, आसन है, प्राणायाम है, इन सब से नाभि ठीक होती है। तो हालांकि हम उस टाइम ये नहीं सोच रहे कि हमें अपनी नाभि ठीक करनी है, लेकिन ये सब करने वालों की नाभि प्राय काफ़ी ठीक रहती है। जिसमें आपको देख रही हूँ आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं। कई बार ऐसे सीधे लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, धीरे धीरे करके इस पोजीशन में आ जाते हैं, बैक में पेन होने लगता है। क्या वो सब भी नाभि ठीक नहीं होने का हिस्सा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर नाभि ठीक होगी तो आपको सहज में सीधे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उसमें आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। और अगर आप टेढ़े मेढ़े बैठेंगे तो उसमें आपको कष्ट होगा। तो नाभि को ठीक रखने से अपने आप ही पॉस्चर ठीक होना शुरू हो जाता है। ये जो बैक पेन की प्रॉब्लम होती है या कई लोगों को सियाटिका हो जाता है, पीछे या गर्दन के आसपास पेन होता है, इस तरह की बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उसमें हमने कई बार देखा है जैसे नाभि ठीक करने के लिए आपको जगह जगह लोग मिल जाएंगे जो सही तरीका नहीं होता है, बिना किसी देख रेख के या चिकित्सक के, ट्रेनर के। वैसे ही हमने कई देखा कई लोगों को शफा होती है जो हाथ में छल्ले पहना देते हैं, हाथ खींच के, नसों को खींच के छल्ले पहना देते हैं और उससे वो दुरुस्त करने की बात करते हैं। क्या वो ठीक होता है? ऐसा है कि नाभि एक दफ़े हम ठीक कर देते हैं तो ये छल्ले पहनाने से वो नाभि जल्दी से अपनी जगह से विचलित नहीं होगी। तो इन छल्लों का महत्व है। फिर दूसरा, किस तरह के छल्ले हैं। कई बार केवल धागा बांधने के से भी काम चल सकता है, या आपने रबर बैंड लगा लिया, लेकिन हर एक का नुकसान और फ़ायदा है। धागे में यह है कि वो गल जाएगा, सूख जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा। रबर बैंड में यह है कि बहुत टाइट हो गया तो खून का दौरा ही रुक जाएगा। तो कुछ लोग मेटल के छल्ले भी पहन लेते हैं। अब क्या प्रोसेस है पूरा, आप बताइए कि कहाँ, किस कष्ट में कहाँ प्रेस करते हैं, कैसे खींचते हैं और कहाँ छल्ला पहनाते हैं? तो ज़्यादातर नाभि को स्थिर करने के लिए पैर के अंगूठे में छल्ला पहना जाता है, और या हाथ के भी अंगूठे में छल्ला पहन सकते हैं। अब छल्ला जो है कौन से मेटल का हो, इस पर भी बड़ा विषय है। अगर किसी का त्रिदोष में पित्त ज़्यादा है तो उसको चांदी का छल्ला पहनने से पित्त दोष कम होगा। नाभि भी ठीक रहेगी और पित्त भी उसका कंट्रोल में रहेगा। तो ऐसे ही धातु जो और हैं, जैसे कॉपर है, उसका छल्ला पहनने से भी कफ और ये वायु में कंट्रोल होता है। कुछ लोग तो सारे अष्टधातु के पहन लेते हैं कि भाई सब मेटल्स का फ़ायदा मिल जाएगा। इसके कड़े भी पहन सकते हैं, छल्ले भी पहन सकते हैं, फ़ायदा मिलता है, इसका फ़ायदा होता है। लेकिन वो नाभि ठीक करने के बाद अगर आप पहनेंगे तो अधिक फ़ायदा होगा। कोई कहे नाभि तो देखी जाएगी, पहले छल्ला पहन लेते हैं या पहले कड़ा पहन लेते हैं, तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं है। दैट विल बी मोर लाइक ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, उसमें इतना फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा, छल्ले के अलावा फिर कुछ बंद होते हैं, जैसे कि कोई भी जगह आपने बॉडी को टाइट करके सांस रोक लिया, वो एक तरह का बंद हो जाता है। जालंधर बंद है, उड्डयन बंद है, मूल बंद है। ये सारी योग की प्रक्रियाएं हैं जिसमें आप अपने बॉडी को सांस भर के या सांस निकाल के एक स्थिर अवस्था में रखते हैं और बॉडी को अकड़ा देते हैं एक तरह से। तो उससे एक कंट्रोल आता है और उतनी देर के लिए मसल्स जो हैं वो बैलेंस में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारी मुद्राएं और बंद जो हैं कंबाइन करके भी किए जाते हैं। तो इनसे भी नाभि को सेट करने में फ़ायदा मिलता है। फिर यही कहा जाएगा कि विशेषज्ञ की निगरानी में इनको सीख के करने से फ़ायदा होता है। अब ये इतने सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हर एक की नाभि एक चीज़ से ठीक नहीं होती है। अच्छा। पता नहीं उसकी चाबी कहाँ से लगेगी। तो अलग अलग चीज़ें करते करते एक विशेषज्ञ ढूंढ लेता है कि इसकी नाभि किस चीज़ से ठीक होगी, और वो सब करनी पड़ती हैं। आपने बताया कुछ प्रेशर पॉइंट भी होते हैं, वहाँ पर भी दबाव देके या कुछ पहना के। बिल्कुल। तो जैसे प्रेशर पॉइंट हमारी हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच में बहुत अहम प्रेशर पॉइंट है। इसको दबाने से भी नाड़ियों का और खासतौर से आंतों का कंट्रोल आ जाता है। फिर कान पे पूरा शरीर की रचना है। एक जैसे बच्चा गर्भ में है तो जैसे वो उसका ये सिर यहाँ पर है, गर्दन है, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी है, फिर उसके हिप्स आ गए, फिर उसका पैर आ गया।
तो ये करके पूरा शरीर ही ऐसे बना हुआ है। तो उसी ढंग से ये सिर का हिस्सा है, ये गर्दन का है, फिर ये फूट पाइप का है, फिर ये स्पाइन का है, ऐसे करते करते सारा शरीर इसी पे बना हुआ है। तो वहाँ दबाने से अगर उस अंग में कोई रोग है या प्राण संचार में रुकावट है तो यहाँ पर दर्द होगा, और उसको दबाते दबाते वो ठीक भी हो जाएगा। जब बड़े बुजुर्ग तर्क देते हैं तो वो यही कहते हैं कि मतलब हम जो बात कहते हैं वो आपको नहीं समझ में आती, क्योंकि हम इस तरह साइंटिफिक लॉजिक दे के नहीं कहते, लेकिन अलग अलग शरीर में जो पहनने का चलन है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कई जगह हम देखते हैं, कुछ जगहों पर, कुछ क्षेत्र में कान में बाली पहनाते हैं। जी हाँ। या और अब आपने बताया कि यहाँ पर, और उसका भी एक खास महत्व होता है। करधनी का भी आपने बताया कि उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, पाजेब का या पैरों में जो धागा पहनते हैं उन सब का। तो कहाँ उसको वो किस तरह से पूरी इंडियन ज्वेलरी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पे ही बेस्ड है। तो कान को छेदने का भी एक तरीका है, नीचे छेदा जाए, ऊपर छेदा जाए, तो वो कहते हैं कि इससे कई बार एपिलेप्सी नहीं होती है, डाइजेशन ठीक रहता है, दीर्घायु रहता है, तो बीमारियां कम होती हैं। तो कान छेदन का भी एक वन ऑफ दी 16 संस्कार में आता है कि ये बहुत अहम चीज़ है, तो सभी लोगों को करना होता है। लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करते हैं। ऐसे ही ज्वेलरी जो है, नाक में नाक छेद करके भी पहनते हैं, फिर गले में पहनते हैं, हाथ में कड़ा या चूड़ी पहनते हैं, तो कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और कटी सूत्र या तगड़ी जो कि कमर में पहनी जाती है, उससे हर्निया नहीं होता है, पाइल्स नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इंडियन ज्वेलरी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच टू हेल्थ। और जिनके पास पैसा नहीं होता वो धागा बांध लेते हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो चांदी पहन लेते हैं, और ज़्यादा रईस है तो सोना पहन लेते हैं। लेकिन पर्पज़ वही है कि वहाँ पर एक कांस्टेंट प्रेशर रहे, एक टच रहे, तो उससे जो भी स्टिमुलेशन बॉडी में जा रहा है नर्व्स को, वो नाभि को हेल्प करता है। चलिए, औरतों को एक बहाना ये भी मिल जाएगा कि मैं तो वही डॉक्टर बता रहे हैं, इसलिए इसलिए प्राण थेरेपी भी इसका एक हिस्सा है। उसमें एनर्जी को किस तरह चैनलाइज या यूटिलाइज करते हैं कि नाभि ठीक रहे और उससे बाकी चीज़ें ठीक रहें। प्राण तो एक अहम हिस्सा है शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो मन और प्राण से ही सब कुछ होता है। तो मन में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो आप करना बैठ जाते हैं, और उसी से आपका सारा शरीर संचालित हो जाता है। लेकिन उसमें प्राण बहुत खर्च होता रहता है। तो अब हमें मन को थोड़ा शांत करना ज़रूरी होता है, तब प्राण का संचार अच्छा होगा। तो मन को शांत करने के लिए योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान है, और ध्यान की भी कई तरह से है। विपाशना आपने सुना होगा, तो उसमें भी लोग सिर्फ अपने सांस को देखते रहते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली प्राण की शक्ति को बढ़ाने के लिए है। फिर जब आप लेटे हुए हैं, अब जैसे, तो अपने दाएं पैर से शुरू करके दाएं पैर का अंगूठा, फिर उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, फिर पिंडलियां मतलब नीचे की टांग, फिर घुटना, जांग, उसको सोचते जाइए कि आप उसको ढीला छोड़ते जा रहे हैं। फिर ऐसी बाईं तरफ को भी आपने करा, फिर दाएं हाथ को, बाएं हाथ को, पूरे शरीर को ढीला करते जा रहे हैं। वो स्टैच्यू वाली अवस्था आ रही है कि बाबा वो हिलेगा नहीं। फिर आपने पेट का करा, छाती का करा, पीठ का करा, सिर का, गर्दन का, सब कुछ आपने ढीला छोड़ दिया। फिर सांस को देखना शुरू कर दिया। ये शवासन का एक तरीका है। तो जब आप सांस पे आ जाते हैं तब तक आपका शरीर बिल्कुल स्थिर, निश्चल और दृढ़ हो चुका है। अब वो हिलेगा नहीं। सिर्फ सांस की प्रक्रिया को आपको देखना है कि अब सांस जो है मेरा एक नियमित रूप से चल रहा है, सांस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, और बहुत सहज रूप में नाभि ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है। तो उसमें धीरे धीरे आपको या तो बहुत गहरी नींद आ जाएगी और उससे आपको लाभ हो जाएगा, या जितनी देर आप ये कर रहे हैं उसमें आपका प्राण संचार बढ़ेगा। ये सारी प्रक्रियाएं जो इसकी वो नेचुरली हैं या आर्टिफिशियल तरीके भी हैं कुछ, या कुछ और तरीके हैं? आर्टिफिशियल तरीके में ये है कि अगर आप गेम्स खेल रहे हैं तो भी एक आर्टिफिशियल तरीका ही है कि आपने कोई भी आप गेम खेलते हैं तो उसमें माइंड रिलैक्स भी होता है और बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है। और इसमें एक और अहम गेम है, जैसे शूटिंग है, आर्चरी है, एकाग्र, उसमें एकाग्रता बहुत ज़्यादा चाहिए। उस एकाग्रता के साथ जब आप एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा संचयन ज़्यादा होता है, खर्च कम होता है। हाँ, खर्च ज़रूर होगा जब आप टेंशन में है कि मुझे स्कोर करना है, लेकिन उसके अलावा आपकी ऊर्जा संचयन हो रही है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आर्चरी, शूटिंग, इट्स गुड फॉर मेंटल हेल्थ। तो ये तो नाभि को
नाभि को ही ठीक करने के अपने तरीके बताए और नाभि से बाकी चीज़ें ठीक होती। लेकिन जैसे हम बच्चों में देखते हैं कि गैस की प्रॉब्लम हुई तो नाभि में हींग लगा दी, या सुनते हैं कि आपका फेस या स्किन ड्राई नहीं होगी तो नाभि पे तेल लगा दिए। नाभि पे ही कुछ करके भी चीज़ें ठीक होती हैं? देखिए, इस चीज़ से ये साबित हो रहा है कि नाभि, जब नाल को काट दिया गया तो नाभि ख़त्म नहीं हो गई, नाभि से कनेक्शन सारे बॉडी के अभी भी चल रहे हैं। तो जब आप नाभि पे कोई भी चीज़ लगाते हैं तो सारे शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन होकर वितरण होता है और उसका प्रभाव होता है। तो पेट में दर्द हो रहा है, गैस हो रही है, हींग का फाया रख दिया तो हींग वहाँ पे एब्जॉर्ब होकर अंदर काम कर रही है। ऐसे ही आपने तेल लगाया तो वो होठों तक पहुँच गया, खुश्की ख़त्म हो गई। तो नाभि पे काफ़ी सारी और औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा। कई तरह के लेप लगाए जाते हैं, जैसे कि आम की गुठली को घिस के उसका लेप लगा देते हैं। उससे क्या होता है? उससे जो है वो ये अपना यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नाभि पे लगाने से एक तरह से उपचार हो सकता है। ये नाभि की विशेषता को बताता है। हालांकि नाभि विज्ञान में ये अनिवार्य नहीं है कि हम कोई भी औषधि इस्तेमाल करें, लेकिन ये सरल चीज़ों को प्रयोग में लाने से जो उस टाइम की बीमारी है उसमें ज़रूर राहत मिल जाती है। प्रिकॉशंस क्या लोगों को ध्यान में रखने चाहिए? एक तो सबसे पहली बात यही होगी कि खुद से ना करें, किसी की देख रेख में हो और एक्सपर्ट्स हों साथ में। इसके अलावा क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि आपकी नाभि ना खिसके, और अगर खिसकी भी है तो वो डॉक्टर के पास पहुंचने तक वो ठीक रहे? आप खुद से कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये प्रिकॉशन रखना है कि हम समय पे खाना खाएं, पानी खूब पिएं आगे पीछे खाने के, जिससे कि हमारे शरीर में खाने के बाद 40 मिनट के बाद, खाने के तुरंत बाद पानी पीना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे पेट का एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, फिर उससे खाना पचेगा नहीं, पेट में कीड़े भी हो जाएंगे। तो इसलिए खाने के 40 मिनट पानी पिएं और सुबह उठ के पानी ज़रूर पीना चाहिए। और सुबह पानी जल्दी जल्दी पिएं, ज़्यादा पिएं तो एकदम वो फ्लशिंग इफ़ेक्ट होता है, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, पेट साफ़ कर देगा। अच्छा। तो पानी पीना, फिर भोजन समय पे करना, और भोजन में भी हमको ये देखना है कि उसमें सही मात्रा हो छिलके की और पौष्टिक आहार हो। हम उसमें तला हुआ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, मैदा इस्तेमाल ना करें। तो वो सब चीज़ों से अगर हम भोजन एक तरह से पौष्टिक आहार लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो वो हमको फ़ायदा करेगा। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर ईटिंग से नाभि बहुत जल्दी खिसकती है, क्योंकि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक बहुत ज़्यादा जोर डाल दिया तो वो नाभि खिसकेगी। तो ओवर ईटिंग नहीं करना, बेशक से आप अंडर ईटिंग कर लें एक दफ़े को, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। फिर तो जिन लोगों की रोज़ खिसकती है वो क्या करें? खाना स्वाद मिल गया, छुट्टियों के दिन हैं, बाहर गए खाया, कैसे वो मैनेज करें? उसके लिए उनको एक आध दिन उपवास भी रख लेना चाहिए। जब आपने सिस्टम को ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो उसको एक आध दिन रेस्ट दे देना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि यू नीड अ हॉलीडे आफ्टर अ हॉलीडे, क्योंकि उस हॉलीडे में आपने अपने आप साथ बहुत नुकसान कर लिया है। तो उसके बाद आपको एक हॉलीडे चाहिए, हॉलीडे फ्रॉम फूड, हॉलीडे फ्रॉम एक्सर्शन। तो वो एक आध दिन थोड़ा रेस्ट का होना चाहिए, जिससे फिर आप अपने वापस काम पे जा सकते हैं। अभी तक हम लोगों को बड़ी हंसी खुशी बता रहे हैं या बता रहे हैं कि इसकी अहमियत क्या है, लोग सुन रहे हैं, लेकिन बात सीरियस कब हो जाती है? आपकी नाभि अगर खिसक गई है और आपको नहीं पता चला, उसके गंभीर परिणाम कब हो सकते हैं? गंभीर परिणाम में यह है कि आपको पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो सकता है और आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ का दर्द है। इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे हैं, वो ठीक ही नहीं होगा। तो ऐसे हम अक्सर पेशेंट्स कैजुअल्टी में देखते हैं। या आपकी नाभि ऊपर को चढ़ गई है तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आपको सांस शायद ना भी आए, दिक्कत हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए। या ऐसे में हार्ट के ऊपर जोर पड़ने लगता है, तो आपकी हृदय गति बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो नाभि अगर अपने विकृत रूप में आ जाएगी तो आपको बहुत कष्टदायक हो सकती है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में तो अस्पताल याद आता है, कैजुअल्टी याद आती है। और वहाँ पर अगर आपको नींद का इंजेक्शन लगा दिया तो शायद हो सकता है आपका फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम माइंड ने चलना बंद कर दिया, भय ख़त्म हो गया, दर्द ख़त्म हो गया, तो काफ़ी हद तक नाभि ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर कोई नाभि उपचार आपको मिल गया तो और फ़ायदा हो जाएगा। आप कह रहे थे आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आपको ये किताब लिखनी पड़ी।
इंग्लिश में लोगों के लिए, लेकिन मुझे लगता है इस पूरे प्रोसेस में कम से कम ये अच्छी बात हुई है आपकी हिंदी भी अच्छी हो सुधर गई है। गई है। आपको ये तमाम आप बिल्कुल किसी योगी की तरह, किसी उपचार पुरानी पद्धति के जो पक्षधर हैं हाँ। उसकी तरह आप इन सब पे जिक्र कर रहे हैं। कभी आपको आपके अपने खेमे में, आपके अपनी जमात में ऐसे कहा गया कि यार ये क्या इस मेडिकल प्रोफेशन के लिए जो पैसा कमाने को हो सकता है उसका नुकसान करा रहे हैं आप? नहीं, मेरे को आज तक किसी ने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन जब कोई इसका उपयोग नहीं करता इस विद्या का, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसमें इतना समय लग रहा है, तो पैसे तो मिलेंगे नहीं। आपने कोई दवाई नहीं दी, आपने कोई जांच नहीं कराई। वैसे तो जो मेरे पास जो लोग आते हैं उनकी सारी जांच हो चुकी होती है, कोई जांच बचती नहीं है। सीटी स्कैन, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड तो सब हो चुके होते हैं, तो कोई जांच बचती नहीं है। ब्लड के सारे टेस्ट, आजकल तो लोग खुद ही जाके कहते हैं जी हमें कंप्लीट चेकअप करवाना है, तो कोई टेस्ट बचता नहीं है। तो अब पैसे की कमाई तो और हो ही नहीं सकती है ना, जब अपने टेस्ट ही नहीं कराने। तो ठीक है, कमाई नहीं होगी, लेकिन मरीज़ ठीक होगा। तो एक डॉक्टर का उद्देश्य यही है कि वो अपने मरीज़ को ठीक करे, और उसी में उसको, वही उसकी कमाई है। जो आपने सारी बातें बताई वो लाइफस्टाइल के लिए तो हर कोई अब कहता है कि लाइफस्टाइल आप दुरुस्त करेंगे तो ठीक रहेंगे। योग की बात होती है, आयुर्वेद की बात होती है कि लोग अपनी पुरानी जड़ों तक लौट रहे हैं और वही कर रहे हैं। तो नाभि विज्ञान को आप उसमें कहाँ पर देखते हैं कि इसके बारे में इतनी बात नहीं हो रही है और इसको कैसे मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे? मैं चाहूँगा कि जैसे आयुष मिनिस्ट्री है, वो इसमें थोड़ी सी मदद करे, वो इसको अपना एक पद्धति का अंग बना के इसका प्रचार प्रसार करे, और कुछ विशेषज्ञों की ट्रेनिंग इसमें करवाएं। वो एक रास्ता है। दूसरा, नाभि का इंट्रोडक्शन मेडिकल कॉलेजेस में भी होना चाहिए। हम नादान थे जब तक हमें ज्ञान नहीं था, और हम इस चीज़ पे हंसते थे। ये अब इसमें हमें बहुत बुरा लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा पाप करा, क्योंकि ये एक इतना बड़ा विज्ञान है कि आगे कोई इसको इग्नोर ना करे, तो उसको एक इंट्रोडक्शन मिलना चाहिए। तो हर एक मेडिकल कॉलेज में कुछ ना कुछ एक छोटा चैप्टर नाभि के ऊपर एज एन इंट्रोडक्शन ज़रूर होना चाहिए। इम्यूनिटी पे कितना असर डालता है कि खराब इम्यूनिटी से नाभि खराब होती है, या आपकी नाभि खराब हो गई है इस वजह से इम्यूनिटी पर असर पड़ता है? मैं समझता हूँ अगर आपकी नाभि ठीक नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी भी ठीक नहीं रहेगी। लेकिन सभी हमने एक ख़राब वक्त कोविड टाइम का भी देखा है, तो उसमें तो बड़े अच्छे अच्छे जिनका सेहत थी या जो लोग योग की बात करते थे, उन सबको उससे जूझना पड़ा। उसमें ना उस वक्त नाभि विज्ञान का क्या रोल रहा? नाभि विज्ञान को किसी ने उस टाइम अहमियत दी नहीं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था शायद। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा ये रहा कि अस्पताल धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए, और उस पर डिपार्टमेंट्स क्लोज होने शुरू हो गए, ओपीडीज़ बंद हो गई, ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए, इमरजेंसी काम हो रहा था। तो हमारे अस्पताल में 2-3 डॉक्टरों को छोड़ के करीब 50 डॉक्टर और हैं, सब ने आना बंद कर दिया, सब ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से हम अपना जाते रहे, स्वामी जी का आशीर्वाद था, हमें कोई भय नहीं था कि हमको कोविड होगा। और उसका एक कारण यही था कि अगर नाभि आपकी अपनी जगह पर है तो आपको ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी। तो हम अपना काम करते रहे, मरीज़ों को देखते रहे। कई मरीज़ आए जिनका कोविड पॉजिटिव रहा, लेकिन 2-3-4 महीने निकलते गए, लेकिन हमें कोविड ने टचवुड हमको परेशान नहीं करा। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर हमें आगे भी पेंडेमिक से और एपिडेमिक से बचना है तो हमें अपनी नाभि पे ध्यान रखना चाहिए, नाभि को ठीक रखना चाहिए। और इसके अलावा इम्यूनिटी के अलावा एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है जिसका चर्चा शायद इस पुस्तक में इतनी अच्छी तरह से नहीं हुई है, वो इसकी विद्या का उपयोग करते करते हमारे दिमाग में आई कि जो हमारे प्लेयर्स हैं जी, उनको अपनी एफिशिएंसी मोर देन 100% चाहिए। अगर उनकी नाभि ठीक हो तो उनकी स्किल है, उनकी प्रैक्टिस है, उनकी हेल्थ है, उनकी डाइट है, सब चीज़ें हैं। अगर उनकी नाभि भी ठीक हो जाए तो शायद वो एक्स्ट्रा 10% जो उनको लास्ट मिनट पे चाहिए होता है जीतने के लिए, अपना स्कोर करने के लिए, वो उनको मिल जाएगा। तो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए नाभि का महत्व बहुत ज़्यादा है, और हमें इस तरफ भी सरकार की तरफ से ध्यान देना चाहिए। उस केस में तो सर सारी बातें होती होंगी, क्योंकि जब विराट कोहली पूरा सेंचुरी बना लेते हैं तो आपको लगता होगा भाई इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त वो एक्साइटेड भी होते हैं और पूरा देश एकदम खुश होता है, तो उस एक्साइटमेंट में नाभि खिसकती भी होगी, तो वो कैसे हो? अगर वो योगी है तो उसकी नाभि क्षण भर के लिए खिसकेगी, फिर अपनी जगह आ जाएगी। तो ये हर एक के मानसिक संतुलन पर निर्भर करता है कि वो कितना विचलित हो सकता है और उसकी नाभि कितनी विचलित हो सकती है। तो अगर मन उसका शांत है, गंभीर है, तो ये सब होते हुए भी वो उसमें संयम रहेगा और उसकी नाभि विचलित नहीं होगी।
और जीतने का एक अहम कारण ये भी हो सकता है कि उसकी नाभि उस टाइम बहुत अच्छी जगह पे थी और उसने उसके लिए मेहनत करी है। लेकिन अगर हम उसमें उसकी मदद कर सकें इस विद्या को प्रयोग में कर लाके, तो और भी फ़ायदा होगा। मुझे एक और चीज़ लगता है कि हमारा पड़ोसी देश है, वो हमेशा ओलंपिक्स में नंबर 1 आते हैं, उनके बहुत सारे उनको गोल्ड मेडल्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर शायद ची का प्रचलन है। ची इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राण शक्ति, जो उनकी भाषा में उसको ची कहते हैं। तो अगर हम अपनी प्राण शक्ति को जो हम नाभि पे मानते हैं, अगर उसका ध्यान करें तो हमारे भी स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल बढ़ जाएंगे। अभी तो स्किल पे, प्रैक्टिस पे, उसी पे हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगला कदम आगे बढ़ने के लिए हमको शायद नाभि पे भी थोड़ा सा जोर देना चाहिए। अंत में क्या कहना चाहेंगे और क्या हम और देख सकते हैं और किताबें आपकी ओर से? हालांकि इसमें आपने बहुत कुछ कवर किया है, तो एक जो राय आप लोगों को देना चाहेंगे और अंत में इस किताब के लिए या नाभि विज्ञान के लिए लोगों को इस तरह अवेयर करें? जितनी हमने बातें करी हैं उससे अगर लोगों में जिज्ञासा आई है तो उस जिज्ञासा हेतु इस पुस्तक को पढ़ने से उनको ज्ञान बढ़ेगा, और जितना ज्ञान बढ़ेगा वो उतना ही उसकी तरफ अग्रसर होके इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, और ज़रूर कहीं ना कहीं उनको ऐसी मदद मिल जाएगी जहाँ पर उनकी नाभि को और अच्छा ठीक किया जाएगा। जहाँ तक रहा पुस्तक का सवाल, मैं लेखक तो था ही नहीं। मैंने तो एक अंदर से एक मजबूर आवाज़ आई कि भाई तुम्हें इसका कुछ करना है, तो मैंने उसकी वजह से इसका अनुवाद करा है। साइंस तो सारी हमारी एंशिएंट साइंस है, उसको एक पुस्तक में बांध के स्वामी अपरोक्षानंद जी ने हिंदी में उसका संकलन करा, उसका हमने अंग्रेज़ी में अनुवाद करा है। तो मैं लेखक नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर होने के नाते मैं इसी विद्या को जितना आगे बढ़ा सकूँ वो ले जाना चाहूँगा। हमने पर्सनल बात से शुरुआत की थी, क्योंकि आपके किसी परिजन को हुआ था इसलिए आपने इस पर फोकस किया। अंत भी उसी से करेंगे। तो अब आपके परिवार में आप लोगों को कहते हैं कि इसको फॉलो करें, या आपको कितना उनको कन्विंस करना पड़ता है? आपकी फैमिली के लोग मानते हैं? हमारे जो इमीडिएट परिवार है, पत्नी, दोनों बच्चे, उन्होंने तो मेरे साथ स्वामी जी का शिविर भी अटेंड करा था 10 दिन का, और एक बार नहीं 2 बार करा, और उन्होंने इस विद्या को वहाँ पर फर्स्ट हैंड सीखा, और वो आज भी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा बेटा डॉक्टर है, तो डॉक्टर होने के नाते वो भी इसका आगे प्रैक्टिस अपने मरीज़ों के लिए कर रहा है। तो बेटी भी अपने आसपास जितने लोग हैं उनका इसी से उपचार कर देती है। तो इसके लिए कोई डिग्री तो नहीं चाहिए। अगर आपको विद्या है तो आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और परिवार के काफ़ी सारे जन जो एक दफ़े इसको देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग तो स्वामी जी के पास भी जा चुके हैं। तो जो मेरा इमीडिएट सर्कल है उसमें तो मैं काफ़ी लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये सारे देश में फैले और हमारे सारे देशवासियों को जो हमारी अपनी विद्या है उसका लाभ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर नीरज जैन, जो कि डॉक्टर हैं, और जब हम इस पेशे की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि इनको लगा एक ऐसी विद्या जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो डॉक्टर से लेखक बन के इन्होंने उस किताब का, जो कि हिंदी में थी, अंग्रेज़ी में अनुवाद किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और इसीलिए कि लोगों को मालूम चले कि आपकी सेहत की जो चाबी है वो दरअसल आपकी नाभि है। इस एपिसोड में इतना ही है। उम्मीद है आप भी थोड़ा जागरूक हुए होंगे और इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।